नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार धाकड़ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सरबत कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोग आज वापस से जुड़े हैं ओशिनिया कॉन्टिनेंट को लेकर के। ओशिनिया कॉन्टिनेंट का जो रिमेनिंग पार्ट था उसको आज पूरा करेंगे, जिसमें हम न्यूजीलैंड वाले पार्ट को पढ़ने वाले हैं, न्यूजीलैंड के बारे में स्टडी करने वाले हम लोग। तो पहले हम लोग थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम लोग बात कर रहे थे ओशिनिया महाद्वीप की। ओशिनिया महाद्वीप में किस किस को शामिल किया जाता है। सबसे पहले देखा था कि ओशिनिया जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, इसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है, उसकी बात की थी। तो इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया देश को शामिल करते हैं, न्यूजीलैंड को करते हैं, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया को शामिल किया जाता है। ठीक है, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं अपन लोग, ओशिनिया बोलते हैं। आपको पिछली क्लास में बताया था मैंने इनके बारे में कि जो पैसिफिक ओशन में बिखरे हुए द्वीप समूह है उनको भी अलग अलग ग्रुप्स में रखा हुआ है, उनके बारे में डिटेल से जानकारी थी। ठीक है, इनके निर्माण के संदर्भ में बात कर चुके थे हम लोग कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, प्रवालों के द्वारा ही क्या हुआ, इनका निर्माण हुआ है। आगे हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, एक एक देश को पढ़ा था हम लोगों ने। सबसे पहले सबसे बड़ा देश था इसका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की बात की थी। और सबसे पहले हमने इसकी वाटर बॉडी डिस्कस की थी पूरी। ठीक है, कि इसके लेफ्ट साइड में कौन सा आपका हिंद महासागर है, राइट साइड में पैसिफिक ओशन है, दक्षिण में दक्षिण सागर है, ऊपर आपका अराफोरस सागर है, देन कार्पेंटर की खाड़ी। कुछ जल संधियां भी देखी थी हमने, बॉस जल संधि, टॉरस जल संधि, है ना, इन सब की बात की थी अपन लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने देखो इसकी खोज के बारे में बात की थी, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, किसको श्रेय दिया जाता है, शाब्दिक अर्थ क्या है, इन सब चीजों की बात की। उसके बाद में हम लोगों ने इसके रिलीफ्स की बात की थी, उच्चावच की बात की दोस्तों। उच्चावच में देखा था कहाँ पे इसमें उच्च भूमि क्षेत्र है, मतलब कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे इसके डेजर्ट बने हुए, कौन कौन से डेजर्ट है, कौन सी झील है, कौन सा भाग इसका निम्न भूमि क्षेत्र में काउंट किया जाता है, वो सब देखा था हम लोगों ने। उसके बाद दोस्तों एक स्पेशल जो एस्पेक्ट है इसका, जो ग्रेट बैरियर रीफ है, उसकी बात की थी। इसके कंसेप्ट को भी समझा था, इसके निर्माण को समझा था हम लोगों ने कि इसका निर्माण किस तरह से हुआ था, इसकी भी बात की थी हम लोगों ने। जो निर्माण से संबंधित है कि विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, उसकी बात की थी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पे स्थित है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपन लोगों ने बात की थी एक स्पेशल थिंग, कॉस्ट्रोब हॉटस्पॉट सीरीज की, जो ज्वालामुखी की श्रृंखला है उसकी बात की थी हम लोगों ने, उसका कॉन्सेप्ट समझा था हम लोगों ने। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हुए ग्रेट बैरियर कॉस्ट्रोब हॉटस्पॉट के बाद में हम लोगों ने बात की थी आर्टिशियन बेसिन की। हम लोगों ने बात की है आर्टिशियन बेसिन, उस कुओं की बात की हम लोगों ने, कैसे पानी ऊपर आता है। ठीक है, इन कुओं से स्वतः ही पानी ऊपर आता है। आगे बात कर रहे थे हम लोग, तो आगे हम लोगों ने बात की थी किसमें, इसके अंदर इसकी क्लाइमेट को डिस्कस किया था, ऑस्ट्रेलिया की जो क्लाइमेट है उसको डिस्कस किया था कि कौन सी में उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिल रही है, घास भूमि को क्या बोल रहे हैं, इन सबको देखा था हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ की स्पेशल स्पीसीज के बारे में बात की थी, जो प्रजातियां हैं उनकी बात की। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इसी के बारे में दोस्तों, इसकी जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि यहाँ से क्या क्या चीजें, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है इसका, आर्थिक जो परिदृश्य है उसकी बात की हम लोगों ने। उसके बाद दोस्तों आगे का सेगमेंट लेके आज जुड़े हैं हम लोग हमारी क्लास में, जिसमें आज हम न्यूजीलैंड की बात करेंगे। अगला देश है ओशिनिया महाद्वीप का क्या, न्यूजीलैंड। तो सबसे पहले दोस्तों न्यूजीलैंड की बात करें तो इसकी खोज की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी खोज के बारे में एक्चुअल में इस जो कॉन्टिनेंट है इसको 1642 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1642 ईस्वी में सबसे पहले तस्मान ने देखा था। और जब तस्मान ने इसको देखा तो इसको एक नाम दे दिया उसने, स्टैटिन द्वीप, या कह सकते हैं स्टैटिन लैंड्स, इसको नाम दे दिया था, स्टैटिन लैंड्स नाम दिया था। लेकिन इसकी जो विस्तृत जानकारी दी है दोस्तों, इसकी जो विस्तृत जानकारी दी है वो 1669 में जेम्स कुक के द्वारा दी गई, जेम्स कुक के द्वारा दी गई। और ये जो जेम्स कुक हैं उनको ही इनकी खोज का श्रेय दिया जाता, न्यूजीलैंड की जो खोज का श्रेय दिया जाता है वो जेम्स कुक को ही दोस्तों दिया जाता है। हालांकि इस कुछ को फैक्चुअल में देखें, इसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं न्यूजीलैंड को। इसको पूर्व का ब्रिटेन, इसको पूर्व का ब्रिटेन, या दूसरे नाम से दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, पूर्व का ब्रिटेन या दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये पूर्व का ब्रिटेन कहने के पीछे भी लॉजिक है कि यहाँ की जो ज्यादातर जनसंख्या है वो कौन सी, आपकी इंग्लिश ही है, वो सारी जनसंख्या कैसी, ज्यादातर इंग्लिश है। दूसरा, इसको जो जैसे इंग्लैंड है हमारे पास में, जैसे ब्रिटेन की बात करते हैं हम लोग, तो ब्रिटेन के अंतर्गत भी दो आइलैंड्स के रूप में अपना ब्रिटेन दिखाई देता है, वैसे ही ये भी क्या है, दो आइलैंड के रूप में टूटा हुआ। बहुत सारी सिमिलरिटीज है, तो दक्षिण भाग में ये स्थित है इसके कारण से। दूसरा, यहाँ की जलवायु भी, क्लाइमेट भी क्या है, आपकी ब्रिटेन की जलवायु से मैच करती है, जो कि आपके कौन से पड़ते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इन सब सिमिलरिटीज की वजह से इसको दक्षिण का ब्रिटेन या पूर्व का ब्रिटेन के रूप में कहा जाता है दोस्तों। इसकी जब खोज की बात की जाती है तो ये जो भूभाग है, ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा एक पार्ट है जिसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे आपसे। इसमें पार्ट है कि ये जो पार्ट है, ये जो न्यूजीलैंड का उभरा हुआ भाग जो आज हमको दिखाई देता है, ये एक्चुअल में जीलैंडिया का पार्ट है। किसका पार्ट है, इसको माना है जीलैंडिया का भाग। इसको क्या किया गया है, जीलैंडिया का पार्ट है।
एक्चुअल में दोस्तों जीलैंडिया क्या है, जब पृथ्वी पे पहली बार स्थल खंडों का निर्माण हो रहा था, बहुत सारे स्थल खंडों का निर्माण हो रहा था, तो लगभग ऐसा कहा जाता है कि गोंडवाना लैंड से ही लगभग 83-80 मिलियन ईयर्स एगो, तिरासी से 80 मिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं आपसे, मतलब कह सकते हैं 83 से 80 करोड़ साल पहले की बात कर रहा हूं आपसे। इस समय ये जो जीलैंडिया का पार्ट है, मतलब न्यूजीलैंड का जो पार्ट है, और इसके अलावा भी इसके आसपास का जो भौगोलिक क्षेत्र है, वो सारा का सारा किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जो टूट करके गोंडवाना लैंड से अलग हुआ, अलग होकर के दक्षिण पूर्व की ओर क्या हुआ था, ये विस्थापित हुआ। दक्षिण पूर्व की तरफ जब विस्थापित हुआ है, तो इस जीलैंडिया का जो पार्ट है, जो और भी भाग है जीलैंडिया का सारा पार्ट, आज कहते हैं कि पैसिफिक ओशन, जो प्रशांत महासागर है दोस्तों, क्या है, प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर के अंतर्गत इसका 90% जो भाग है, इस भूभाग का 90% भाग प्रशांत महासागर में क्या हुआ है, डूबा हुआ है। सिर्फ इसका ओनली 5% जो पार्ट है, जो ऊपर उभरा हुआ है, जो इसका उभरा हुआ क्षेत्र है, जो स्थल खंड के रूप में दिखाई दे रहा है हमको ऊपर की तरफ, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूजीलैंड कह रहे हैं। उसी को क्या कहना है दोस्तों, न्यूजीलैंड कह रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि न्यूजीलैंड कुछ और नहीं है, जीलैंडिया का ही क्या है, एक पार्ट है। न्यूजीलैंड क्या है, जीलैंडिया का ही पार्ट है। तो ध्यान रखना, ये न्यूजीलैंड जो है, जो सिर्फ जीलैंडिया का समुद्र में से जो ऊपर उभरा हुआ पार्ट है, वही क्या है आपका, जो समुद्र में नहीं डूबा है, पैसिफिक ओशन में नहीं डूबा है, वही क्या है आपका, न्यूजीलैंड है। ध्यान रखना दोस्तों, इस जीलैंडिया को एक्चुअल में जो हमारे साइंटिस्ट 1990 के दशक से इसको 8वें कॉन्टिनेंट के रूप में मान रहे हैं, 8वें महाद्वीप के रूप में मान रहे हैं इसको, कि ये विश्व का 8वां महाद्वीप हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, जीलैंडिया का ही पार्ट क्या है आपका, न्यूजीलैंड है। ये तो दोस्तों बात हुई किसकी, यहाँ की बात हुई बेसिक से, कि इसकी खोज के बारे में, इसको पता किसने लगाया, या बात करें अपन लोग ये किसका पार्ट है, तो याद रखिएगा जीलैंडिया का पार्ट है। जीलैंडिया को 8वें महाद्वीप के रूप में देखा जा रहा है साइंटिस्टों के द्वारा, हाँ, भूगर्भवेत्ताओं के द्वारा। जीलैंडिया क्या था आपका, पैसिफिक ओशन के अंदर जो आपका गोंडवाना से अलग अलग होकर के एक पार्ट टूट करके आ गया, उसका उभरा हुआ हिस्सा ही क्या है आपका, न्यूजीलैंड है। ठीक है दोस्तों, तो अभी बात करते हैं दोस्तों इसकी वाटर बॉडी की बात कर लेते हैं हम लोग। ये बात हुई बेसिक सी इसके बारे में खोज की, अब बात करते हैं इसकी वाटर बॉडी की। अगर इसकी वाटर बॉडी की देखें, न्यूजीलैंड चारों तरफ किस वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, तो अपन देखते हैं इसकी जो पश्चिमी हिस्सा है, न्यूजीलैंड का जो पश्चिमी हिस्सा है, इसके पश्चिमी हिस्से में एक समुद्री क्षेत्र है, इसका नाम है तस्मान सागर। इसका नाम क्या है, तस्मान सागर। इसमें पश्चिमी हिस्से का जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, तस्मान सागर कह रहे हैं। और इसके जो पूर्वी हिस्से की तरफ जो समुद्री क्षेत्र है उसको कहते हैं प्रशांत महासागर। उसको क्या बोल रहे हैं दोस्तों, प्रशांत महासागर बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब न्यूजीलैंड के जो पश्चिमी हिस्सा है उस तरफ एक समुद्री क्षेत्र है, उसको क्या बोल रहे हैं, तस्मान सी। उसके जो पूर्वी हिस्से को उसको बोल रहे हैं प्रशांत महासागर। अच्छा, इस दोनों के बीच में जो तस्मान सागर है और प्रशांत महासागर है, इन दोनों के बीच में जल संधि है जिसका नाम है कुक। इस जल संधि का नाम है कुक। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि कुक जल संधि किन सागरीय क्षेत्रों को जोड़ती है, अलग करती है, तो क्या कहेंगे आप लोग, तस्मान सी को किससे जोड़ दिया, आपकी प्रशांत महासागर से जोड़ रही है। ठीक है दोस्तों, ये वाटर बॉडी की मोटी मोटी वाटर बॉडी इसके अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं। यहाँ कौन सा है, तस्मान सी है, इधर कौन सा, पैसिफिक से बीच में जल संधि है, कौन सी, कुक जल संधि। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के तहत, कि न्यूजीलैंड के उच्च बच्चों की बात करते हैं, तो ज्यादातर ध्यान रखना दोस्तों, न्यूजीलैंड के अंतर्गत पूरा का पूरा क्षेत्र, ज्यादातर जो क्षेत्र न्यूजीलैंड का जो 2 आइलैंड में बटा हुआ है, एक उत्तरी आइलैंड है और नीचे कौन सा है, दक्षिणी आइलैंड है इसका। ये दोनों ही पार्ट कैसे, उच्च भूमि क्षेत्र है, दोनों ही कैसे पहाड़ी क्षेत्र है, ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र ही यहाँ दिखाई देते हैं हमको। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की उच्च बच की बात करें, इसके अंतर्गत अपन रिलीफ्स की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तरी पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं पहले, तो इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे यहाँ एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक पहाड़ी है जो कौन सी, माउंट एगमोंट। यहाँ एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, माउंट एगमोंट है। और इस पहाड़ी की जो तलहटी वाला क्षेत्र, इसके नीचे वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को, इस पूरे वाले क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को, इसके नीचे वाला क्षेत्र है, इसको तारानाकी प्रदेश कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, तारानाकी प्रदेश। इस पूरे क्षेत्र को बोल रहे हैं तारानाकी प्रदेश। उसके अलावा भी दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाले जाता है लिप्स के अंतर्गत, अगर उच्च भूमि क्षेत्र में, पहले नॉर्थन आइलैंड की बात कर रहा हूं, इसमें बात करें तो यहाँ इसके इस पार्ट में जाकर के एक अपने को एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है, छोटी सी पर्वत श्रृंखला है इसके अंतर्गत, इसका नाम है तारारुआ।
इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तारारुआ रेंज। दोस्तों इसके अंतर्गत जो दूसरा जो अपने को पहाड़ी क्षेत्र दिखाई देता है वो है कौन सा? आपका रुहाइन। कौन सा पर्वतीय क्षेत्र दूसरा दिखाई देता है? नीचे दिखता है सबसे दक्षिण में इसमें तारारुआ, उसका रुहाइन। उसके अलावा ऊपर की तरफ इसके उत्तरी पार्ट में यहाँ भी एक उच्च भूमि क्षेत्र दिखाई देता है, पहाड़ी क्षेत्र दिखाई देता है, इसका नाम है अपना राउकुमारा। राउकुमारा ये पर्वतीय क्षेत्र है। देखा जाए तो दोस्तों ज्यादातर मैंने कहा था, स्टार्टिंग में बोला था आपको कि ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों से बना हुआ क्षेत्र है पूरा पूरा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर बहुत ही कम क्षेत्र है जो कृषि योग्य है, या मैदानों का निर्माण बहुत ही कम हुआ है। फिर भी इसके जो तलहटी क्षेत्र है, इसके जो तलहटी क्षेत्र है, इसके जो मध्य वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे क्या हुआ है, कुछ मैदानों का निर्माण हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे तारानाकी प्रदेश है, इस तारानाकी प्रदेश या एगमंट प्रदेश है, इसके जो तटवर्ती इसका जो पर्वतपदीय जो क्षेत्र है जहाँ मैदान का निर्माण हुआ है, तो यहाँ क्या हुआ है, कुछ मैदान के निर्माण हुए हैं। और इन मैदानों की जब बात करें हम लोग, तो इन मैदानों को कहा जाता है बाईकाटो के मैदान। इन मैदानों को कहा जाता है बाईकाटो। इनको क्या कहते हैं दोस्तों, इन मैदानी क्षेत्रों को क्या कहते हैं, इन पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में जो छोटे छोटे मैदान बने हुए हैं उनको क्या कहते हैं, बाईकाटो का मैदान कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों ध्यान रखने की बात है, इसके अंतर्गत जो सबसे बड़ी झील है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड के अंतर्गत जो सबसे बड़ी झील है न्यूजीलैंड में, ध्यान रखना ये बीच में यहाँ उत्तरी पार्ट में न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील स्थित है, और इस झील का नाम है लेक टोपो। लेक टोपो जो क्या है आपकी न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील, जो क्या है दोस्तों, न्यूजीलैंड की क्या है, सबसे बड़ी झील है। इसका भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके अलावा यही न्यूजीलैंड की इसी उत्तरी पार्ट के अंदर ही न्यूजीलैंड के अंतर्गत ध्यान रखना दोस्तों, एक नदी दिखाई देती है हमको, और उस नदी का नाम है जो उत्तर से आते हुए या लेक टोपो के पास में इस तरह से आती है, इसका नाम है बैकाटो। इस लेक का नाम है बैकाटो। बैकाटो ये नदी है, बैकाटो नदी। बैकाटो नदी है जो क्या है, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी जो नदी है उसका नाम क्या है, बैकाटो। दोस्तों ये भी याद रखना हमको कि अपन बात कर रहे हैं पहले उत्तरी आइलैंड की, इसके उत्तरी पार्ट की बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहले देखा था एगमंट की पहाड़ियां। एगमंट की पहाड़ी के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तारानाकी प्रदेश बोलते हैं। इसके पर्वतपदीय जो मैदान है, छोटे छोटे मैदान है, उनको क्या बोलते हैं, बाईकाटो के मैदान बोलते हैं उनको। उसके अलावा उच्च भूमि क्षेत्रों में बात करें हम लोग, तो यहाँ तारारुआ का पहाड़ी क्षेत्र, उसका रुहाइन का पहाड़ी क्षेत्र, उसके ऊपर कौन सा, राउकुमारा का पहाड़ी क्षेत्र है। उसके अलावा न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी जो झील है, तो मीठे पानी की झील है, उसका नाम क्या है, लेक टोपो। ये भी याद रखना दोस्तों, लेक टोपो ये भी क्या है, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी क्या है, आपकी मीठे पानी की झील है। उसके अलावा बैकाटो झील जो नदी है, बैकाटो जो नदी है वो न्यूजीलैंड की क्या है, सबसे लंबी रिवर है। न्यूजीलैंड की सबसे लंबी रिवर का नाम क्या है दोस्तों, बैकाटो। ये भी आपको मेमोराइज रखना दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके दक्षिणी पार्ट की बात करें, दक्षिणी आइलैंड की बात करें अपन लोग, दूसरी साइड ले लेते हैं। दक्षिणी आइलैंड की बात करें तो देखना यहाँ पे इसके मध्य भाग में, इसके मध्य पार्ट में यहाँ एक रेंज दिखाई देती है हमको, जिसका नाम है साउथर्न आल्प्स, मतलब दक्षिणी क्या कहते हैं इसको दोस्तों, इसको कहते हैं दक्षिणी आल्प्स, जो क्या है न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो क्या है आपकी न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड की क्या है दोस्तों, ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम क्या है, साउथर्न आल्प्स है। उसके अलावा ध्यान रखना इस साउथर्न आल्प्स के ऊपर ही, इस साउथर्न आल्प्स के ऊपर ही इसका सर्वोच्च शिखर है। न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर भी कहाँ है, इसी साउथर्न आल्प्स के ऊपर ही है, जिसका नाम है माउंट कुक। जिसका नाम है माउंट कुक, जो क्या है आपका न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर है, जो क्या है आपका सर्वोच्च शिखर, जो क्या है न्यूजीलैंड का
सर्वोच्च शिखर है, या अपन कह सकते हैं दक्षिणी आल्प्स का क्या है सर्वोच्च शिखर है, वो क्या है आपका माउंट कुक है। अच्छा, इस माउंट कुक को यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, उस लोकल लैंग्वेज में इस माउंट कुक को औरंगी, औरंगी के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है मेघवर्धक, मेघ भेदक, सॉरी, बादलों में छेद करने वाला। इसको क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, यहाँ की में स्थानीय भाषा में बोलते हैं माउंट कुक को औरंगी के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है मेघों में छेद करने वाला, या मेघ भेदक के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, ये दक्षिणी पार्ट के अंतर्गत है, जो क्या है न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अच्छा, इस पर्वत श्रृंखला के जो नीचे का पार्ट है, जो दक्षिणी पार्ट है, इसका नीचे वाला पार्ट है ये वाला दोस्तों, ये दक्षिणी पार्ट है। यहाँ एक पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है हमको, यहाँ एक पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है, और इस पठारी क्षेत्र का नाम है ओटागा का पठार। ओटागा का पठार, इसको भी ध्यान रखना दोस्तों। इसके जो तलहटी वाला क्षेत्र है, इसका जो दक्षिणी पार्ट है इसका, साउथर्न आल्प्स का, उसको क्या बोलते हैं ओटागा का पठार बोलते हैं। और ध्यान रखना यहाँ क्या हुआ, तटवर्ती क्या हुआ है, जो तटवर्ती क्षेत्र है इसका, जो समुद्री क्षेत्र है, पैसिफिक ओशन के समीप का जो क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र है, इस तटवर्ती क्षेत्र के अंदर क्या हुआ है, बहुत सारे छोटे बड़े मैदानों का, छोटे छोटे मैदानों का क्या हुआ है निर्माण हुआ है। इस तटवर्ती क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे मैदानों का निर्माण हुआ है, और इन छोटे छोटे मैदानों को बोलता है कैंटरबरी। इन छोटे छोटे मैदानों को क्या बोलते हैं कैंटरबरी मैदान। ये भी ध्यान रखिए दोस्तों। इसके दक्षिणी आल्प्स की बात कर रहे थे, दक्षिणी पार्ट की बात कर रहे थे, दक्षिणी आल्प्स की बात की, दक्षिणी आल्प्स माउंट कुक की बात की हम लोगों ने, उसके बाद ओटागा का पठार की बात की। और यहाँ के जो मैदानी क्षेत्र है, जो तटवर्ती मैदान है, जो यहाँ के तटवर्ती मैदान है, छोटे छोटे मैदानों का क्या हुआ है निर्माण हुआ है। ये सतत मैदान नहीं है पूरी तरह से, छोटे छोटे पर्टिकुलर पहाड़ी क्षेत्रों के बीच के मैदान है, जो समुद्र के तलहटी में तटवर्ती क्षेत्रों में, उनको क्या बोलते हैं कैंटरबरी के मैदान के तौर पर जाना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट नदी भी है इसके अंदर, जिसका नाम है, एक इंपॉर्टेंट नदी है इसके उत्तरी पार्ट के अंदर, इसका नाम है बागानुई। इसका नाम क्या है बागानुई। ध्यान रखना, इस बागानुई नदी को, ये बागानुई नदी को न्यूजीलैंड के अंतर्गत क्या हुआ है, जीवित संस्था का दर्जा दिया हुआ है। जीवित संस्था, न्यूजीलैंड के अंतर्गत बागानुई जो नदी है, बागानुई जो नदी है, इस नदी को जीवित संस्था का क्या दिया हुआ है दोस्तों, दर्जा दिया हुआ है इस नदी के लिए। क्यों? और ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो नदी है, बागानुई नदी है, उसको जीवित संस्था का दर्जा देने के पीछे जीवित संस्था का जो दर्जा दिया है बागानुई नदी के लिए, ऐसा करने वाला एकमात्र देश कौन सा है आपका, न्यूजीलैंड है। विश्व में सिर्फ न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है कि किसी नदी को कोई जीवित संस्था का दर्जा दिया है, तो वो किसने दिया है, न्यूजीलैंड ने दिया है। ध्यान रख लेना, बागानुई नदी को किसने जीवित संस्था का दर्जा दिया, न्यूजीलैंड ने। ठीक है दोस्तों, ये उच्चावच की स्थिति हुई यहाँ की, किसकी बात हुई, उच्चावच की। उसके अलावा क्लाइमेट की बात करें, यहाँ की न्यूजीलैंड के क्लाइमेट की बात करें, तो ज्यादातर न्यूजीलैंड का पार्ट क्या है, शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। ज्यादातर पार्ट किसमें आएगा आपका, शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आएगा पूरा का पूरा न्यूजीलैंड का पार्ट आपका। और इसके ध्यान रखना, यहाँ पे आपको याद होगा पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण से यहाँ कौन सी चलती है आपकी, वेस्टर्नली चलती हैं, पछुआ पवनें चलती हैं, और पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण से इसका जो कौन सा पश्चिमी हिस्सा है, कौन सा पश्चिमी पार्ट है न्यूजीलैंड का, जो पश्चिमी हिस्सा है उस पर अधिक वर्षा होती है एज कम्पेयर टू उसके पूर्वी हिस्से की तुलना में। पश्चिमी हिस्से पे ज्यादा वर्षा होगी, रीजन है पछुआ पवनों की वजह से। आपको पता है ना पछुआ पवनों की डायरेक्शन, आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में। पछुआ पवनों की डायरेक्शन की बात कर रहे थे कि पछुआ पवनें अगर बात करें विषुवत रेखा से लेकर के और आपके कहा 66.5 सॉरी अपन बात करें, इस तरह से चलती है पवनें, ये चलेंगी पवनें इस तरह से। तो ये हम समुद्र से नमी उठा करके सबसे ज्यादा बारिश कहाँ करेंगे, इसके पश्चिमी हिस्से के ऊपर करेंगी, उसके बाद में कहाँ होगी, आपके इसके पूर्वी हिस्से के ऊपर होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना न्यूजीलैंड सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करता है, कहाँ करता है, अपने पश्चिमी हिस्से के ऊपर सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करता है अपना। ठीक है, बाकी साल भर बारिश होती है यहाँ पे, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रभाव है पूरी तरह से यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, बाकी का न्यूजीलैंड के अंतर्गत ध्यान रखना दोस्तों, दो तीन चीजों का भी ध्यान रखना है हमको। इसके अंतर्गत ज्यादातर जनसंख्या यहाँ की न्यूजीलैंड की जो ज्यादातर जनसंख्या है वो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर न्यूजीलैंड की ज्यादातर जनसंख्या, यहाँ पे एक शहर है क्राइस्टचर्च। क्राइस्टचर्च एक शहर कौन सा है आपका, क्राइस्टचर्च है। यहाँ पे है आपका वेलिंगटन, यहाँ पे कौन सा दोस्तों, वेलिंगटन है। और ध्यान रख लेना ये वेलिंगटन जो है इसकी कैपिटल भी न्यूजीलैंड की क्या है,
कैपिटल ये है वेलिंगटन, और ये जो वेलिंगटन है ये न्यूजीलैंड का सबसे दक्षिण, न्यूजीलैंड का क्या है, सबसे बड़ा पत्तन भी है, सबसे बड़ा पोर्ट भी है वेलिंगटन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा हैमिल्टन, यहाँ कौन सा है आपका, हैमिल्टन, यहाँ कौन सा आपका हैमिल्टन है। इससे ऊपर यहाँ मिलेगा आपको ऑकलैंड, यहाँ क्या मिलेगा आपको दोस्तों, ऑकलैंड मिलेगा। तो ज्यादातर जो जनसंख्या है, ज्यादातर जो आर्थिक जो कार्यक्रम किए जाते हैं, आर्थिक जो गतिविधियां होती है सारी की सारी, वो सारी कहाँ से होती है, इन्हीं शहरों से ज्यादातर हैंडओवर की जाती है, यहीं से संचालित की जाती है सारी चीजें। और ज्यादातर जनसंख्या भी कहाँ है, इन्हीं बड़े शहरों में क्या करती है, निवास करती है इन्हीं में, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे अगर उद्योग की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे पशुपालन मुख्यतः किया जाता है। पशुपालन के कारण से ही क्या हुआ है, यहाँ पे चारागाह विकसित हुए, छोटे छोटे चारागाह, कैंटरबरी के नाम से जानने हमको मैदानों को, इनको तो ये विकसित हुए हैं। और यहाँ पे एक उद्योग विकसित है जैसे क्लाइचर, जो वेलिंगटन जाना जाता है आपका डेयरी उद्योग के लिए, इसके लिए दोस्तों, डेयरी उद्योग के लिए। ये दोनों ही किसके लिए जाने जाएंगे, आपके डेयरी उद्योग के लिए जाने जाएंगे। क्लाइचर और हैमिल्टन दोनों के दोनों डेयरी उद्योग के लिए जाने जाएंगे। आगे बात करें दोस्तों हम लोग, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड के अंतर्गत आर्थिक परिदृश्य की बात हो गई सारी की सारी। उसके बाद बात करें हम लोग इसके अंतर्गत यहाँ की स्पेशल प्रजातियों की बात करें, जब बात करते हैं स्पेशल प्रजातियों की बात करें यहाँ न्यूजीलैंड में, तो ध्यान रखना कि यहाँ न्यूजीलैंड के अंतर्गत आपको ये चित्र दिख रहा हुआ है, इसके कह रहे थे ये कौन सा अपना कीवी। तो कीवी की जब बात करते हैं तो ये कौन सा अपना कीवी, ये कौन सा पक्षी है आपका, कीवी है, जो यहाँ क्या है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। न्यूजीलैंड का क्या है दोस्तों, ये राष्ट्रीय पक्षी है जिसका नाम क्या है, कीवी है। ये न्यूजीलैंड के अंदर ही पाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ दिख रहा होगा आपको कोकोबरा, और ये नीचे दिख रहा होगा आपको, ये कौन सा आपका एमू, ये कौन सा आपका एमू, ये भी कहाँ पाए जाएंगे, आपको न्यूजीलैंड के पाए जाएंगे की बात कर रहे हैं हम लोग। एमू राष्ट्रीय पशु है यहाँ का। उसके अलावा बात करें, अपन बात कर रहे थे इन स्पीसीज के अलावा न्यूजीलैंड के अंदर हम बात करें तो याद रखना न्यूजीलैंड की जो ज्यादातर जनसंख्या है, यहाँ की जो जनसंख्या है, मैंने कहा था ना इंग्लिश मूल की जनसंख्या है, और यहाँ की जो जनसंख्या है इन्हें कहा जाता है, यहाँ के जो मूल निवासी है उनको कहते हैं मायोरी। यहाँ के जो मूल निवासी है न्यूजीलैंड के क्या है, मूल निवासी, न्यूजीलैंड के क्या है दोस्तों, जो मूल निवासी है उनको मायोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इस सेगमेंट में बस इतना ही, हम लोग न्यूजीलैंड के बारे में लगभग चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। एक बार वापस से आप लोग देख लीजिएगा इन चीजों को, आप कोशिश करना कि मैप के ऊपर मैपिंग कर सको, चीजों के बारे में ज्यादा डिटेल से देख सको। ये कॉन्टिनेंट की जो मैक्सिमम चीजें हैं वो हम लोग कवर कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के साथ में फिर से मिलेंगे हम दोस्तों, अगली क्लास में हम लोग अगले कॉन्टिनेंट को लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग एक बार मैपिंग जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।